दोस्तों, जिस तरह कश्मीर में आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया, ठीक उसी तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ भी बड़ा ऑपरेशन चल रहा है दोस्तों। लेकिन जब नक्सलवादी मारे जाते हैं तो कुछ लोग हैं इस देश के अंदर, उनको पेट में दर्द होता है। मुझे अपने जवानों पर गर्व है दोस्तों, लेकिन मैं आज उनसे सवाल जरूर पूछूंगा जो सुरक्षा बलों के पराक्रम पर सवाल उठा रहे हैं। ये मेरा फर्ज है उनसे सवाल पूछना। मंगलवार को हमारे जवानों ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में 29 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों की तस्वीर आई है दोस्तों, मिट्टी में पड़ी लाशें आई हैं। अब ऐसे में एनकाउंटर के सबूत तो मांग नहीं सकते क्योंकि तस्वीर सामने है, इसीलिए अब एनकाउंटर पर सवाल उठाया जा रहा है। और ये सवाल कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उठा रहे हैं दोस्तों। याद है पुलवामा में भी इन्होंने सवाल उठाया था। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को घबराहट हो गई है कि नक्सली मारे गए। सुनिए। सरकार दावा कर रही है 29 नक्सली मारे गए हैं। अगर 29 नक्सली अगर पूरे ओरिजिनल हैं तो निश्चित रूप से फोर्स के लिए बड़ी कामयाबी है। कहीं उसमें निर्दोष अगर ग्रामीण हैं तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा होगा। मैं तो जवानों को बहुत बधाई दूंगा और बहुत बहादुरी से लड़े और बड़ी सफलता हासिल की है। दोस्तों, आपको याद होगा जब कश्मीर के पुलवामा में हमारे जवानों पर आतंकी हमला हुआ था, तब भी विपक्ष के कई नेता सवाल पूछ रहे थे। जब हमारी सेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी, तब तो सेना से सबूत मांगे जा रहे थे, पराक्रम के सबूत मांगे जा रहे थे। और अब नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन में कांग्रेस के नेता अगर मगर लगा रहे हैं। क्या उनका इरादा एनकाउंटर पर शक खड़ा करना है दोस्तों? मेरा मानना है और मेरा विश्वास है कि जवानों के पराक्रम पर कोई अगर मगर नहीं हो सकता। मुझे लगता ही नहीं, पूरा विश्वास है दोस्तों कि एनकाउंटर पर सवाल उठाना मतलब नक्सलवादी और आतंकवादियों का साथ देना। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि आज सुरक्षा बलों पर सवाल उठाने का दिन नहीं है, बल्कि गर्व करने का दिन है दोस्तों। नक्सलवाद आतंकवाद से भी बड़ा खतरा है और दोनों में कोई फर्क नहीं है दोस्तों। मैं बताना चाहता हूं क्यों। दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि नक्सलवाद और आतंकवाद की अगर मैं तुलना करूं तो आप समझेंगे कि क्यों मैं इन दोनों को समान खतरा बता रहा हूं। दोस्तों, साल 2018 से 2022 तक यानी 5 साल के आंकड़ों को देखेंगे तो देश में 785 आतंकी हमले हुए थे, लेकिन नक्सलवाद से मारे गए लोग 1132 नक्सलवाद के हमले हुए थे। आतंकी हमले में 304 जवान शहीद हुए थे तो नक्सली हमले में 168 जवान शहीद हो गए थे। आतंकी हमले में 227 नागरिकों की मौत हुई थी, वही नक्सली हमले में 335 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। 5 सालों में 1052 आतंकवादी मारे गए दोस्तों, लेकिन इसकी तुलना में नक्सली कम मारे गए, सिर्फ 327। इस नंबर को बढ़ाने की जरूरत है ताकि आतंकवाद की तरह नक्सलवाद भी अपना दम तोड़ दे दोस्तों, जो हो रहा है। आतंकी नक्सली गठजोड़ पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने बड़ा खुलासा किया है। एसपी वैद्य के मुताबिक आतंकी और नक्सलियों की मीटिंग होती थी, कश्मीर के आतंकी हथियार सप्लाई करते थे, चीन पाकिस्तान के निर्देश पर नक्सलियों को हथियारों की मदद दी जाती थी और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में जहां भी नक्सलियों का गढ़ है वहां तक कश्मीर से हथियार भेजे जाते थे। दोस्तों, ये बड़ी बात है। इन नक्सलियों की और जो आतंकवादी हैं इनकी आपस में मीटिंग भी होती थी। जो आतंकवादी हैं खासकर जम्मू कश्मीर से, वो हथियार भी इनको सप्लाई करते थे। जो इनकी दोनों के आका हैं पाकिस्तान और चाइना, उनके डायरेक्शंस पर ये हथियार भी नक्सलियों को प्रोवाइड करते थे और वेपन भी, हथियार भी यहाँ से टेररिस्ट जो हैं, वो आतंकवादी जो हैं, वो नक्सलियों को भिजवाते थे जम्मू कश्मीर से, जहाँ जहाँ ये ऑपरेट करते हैं सेंट्रल इंडिया के। नक्सलियों और आतंकवादियों में सब कुछ कॉमन है दोस्तों। ये दोनों देश के दुश्मन हैं,
ये दोनों सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं, आम मासूमों को डराते हैं, उनको मारते हैं, बात कभी भी कानून की नहीं मानते और जो इनकी बात नहीं सुनता उस मासूम की हत्या कर देते हैं। यहां तक कि ये लोगों को वोट तक नहीं डालने देते। दोस्तों, कोई डिफरेंस नहीं है कश्मीर वाला मॉडल नक्सलवाद में। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भी जब जी न्यूज की टीम आज एनकाउंटर वाली जगह पर पहुंची, हमारी टीम ने वहां देखा कि कांकेर में आदिवासी समाज के कई लोग वोट नहीं डाल पाते। दोस्तों, लोग बूढ़े हो गए लेकिन अब तक वोट नहीं डाल पाए। सोचिए, 2 दिन बाद वहां चुनाव है लेकिन लोगों को यह बात पता तक नहीं है आखिर वो नेता जो एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हैं वो अब तक क्या कर रहे थे। आज मैं आपको जो रिपोर्ट दिखाऊंगा वो आपको देखनी चाहिए क्योंकि इन नेताओं पे ये एक बड़ा तमाचा है। इस नदी को पार करके हमें उस पार जाना है। घटना हुई और उन्होंने नक्सलियों को पकड़ा या दबोचा, उससे फरमान बंदूक ही ये लोग जब्ती बनाते थे। हमारे शासन ये भी फरमान बंदूक की जब्ती नहीं। कांग्रेसी सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद को संरक्षण देती, कांग्रेसी सरकार हटी और एकदम नक्सलवादियों पर टारगेट पे आ गए। उस वक्त क्यों नहीं आते थे? एनकाउंटर फर्जी है तो मैं क्या उन 2 जवानों से मिलकर मैं आया हूं जिनको गोली लगी है, क्या वो फर्जी है? कहीं उसमें निर्दोष अगर ग्रामीण हैं तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा होगा। सुरक्षा बलों के शौर्य पर शक करना देश हित में नहीं है और जो देश हित में नहीं है उसके खिलाफ आवाज उठाना भी जरूरी है और जनता को सच बताना भी। इसलिए जी न्यूज रिपोर्टर सच प्रकाश कांकेर के उस गांव में पहुंचे जहां बीएसएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस के डीआरजी दस्ते ने नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और 29 नक्सली मार गिराए। जहां 29 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया, उस कलपड़ के जंगल में घटनास्थल को ढूंढते हुए यहाँ पहुंचे हैं एक जगह पे। जो सबसे पहले तस्वीर दिखी है वो यही कि बांस की 2 बल्लियां हैं और उसमें कपड़े लपेटे हुए हैं और जो दिखाई पड़ रहा है या जो समझ में आ रहा है वो यही है कि बीएसएफ के जवानों ने अपने साथी को इस बांस बल्ली में कपड़े बांधकर जो घायल हुए थे उन्हें पहाड़ी से नीचे लाया होगा। 4 घंटे तक चली मुठभेड़ में 15 महिला नक्सली और 14 पुरुष नक्सली मारे गए। दरअसल सुरक्षा बलों को नक्सली मूवमेंट से जुड़े 5 इनपुट दिए गए थे। इनमें से 2 इनपुट लोकेशन से जुड़े हुए थे। कहा जा रहा है कि 5 अप्रैल से ये पूरा इलाका नक्सलियों का स्थायी कैंप बना हुआ था। आराम से। सुरक्षा बलों के मुताबिक उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि उन पर इस तरह भी हमला हो सकता है जिस तरह किया गया। आखिर कैसे जवानों ने नक्सलियों को सरप्राइज कर दिया, सुनिए। पुलिस और बीएसएफ का कोऑर्डिनेशन हम काफी दिन से हमारी कमांडो टीम और डीआरजी की टीम इस पर्टिकुलर इलाके में, ये कोटरी का जो ईस्टर्न साइड का इलाका है, यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि ये नक्सल का अबुझमाड़ का इलाका हब माना जाता है, तो काफी दिन से पुलिस और बीएसएफ की कमांडो टीम की प्रैक्टिस कर रही थी और हमने अपनी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए बदली और हमने हॉट परस्यूट और ड्राइव फॉर हंट का एक मिला जुला कॉम्बिनेशन लिया और इसके लेवल जो फोर्स डिफेक्शन और मोबिलाइजेशन की डिफरेंट डायरेक्शन की ड्रिल अप्लाई, तो ये नक्सल के लिए काफी सरप्राइजिंग थी। दावा किया जा रहा है कि मारे गए नक्सलियों का गुट बस्तर में चुनाव कराने वाली पोलिंग पार्टी पर हमले की साजिश रच रही थी। बस्तर में 19 अप्रैल को मतदान है। खास बात ये कि जिस इलाके में नक्सली मुठभेड़ हुई वहां रहने वाले लोगों ने जी न्यूज से बताया कि नक्सलियों के खौफ की वजह से वो लोग वोट नहीं देते। अच्छा, कभी वोट दिए हैं आप? नहीं दिया है। कभी क्यों नहीं देते हैं? कुछ बहिष्कार होता है इसके कारण? हो इसके कारण। अच्छा, अब लोकसभा का चुनाव है तो आपको मन करता है कि वोट डाले? नहीं, ठीक है, देता है कोई भी। पिछले विधानसभा चुनाव में आप किए थे वोट, की नहीं किए थे? नहीं किया है। हाँ। अभी करेंगे? कुछ सोचे हैं करेंगे कि नहीं? नहीं करेगा साहब, नहीं करेंगे, लेकिन करना चाहिए। हम तो यही जागरूक करेंगे आपको कि वोट देना चाहिए। हमको
इधर से हमारा जनता को थोड़ा डर है ना, इसीलिए इधर का नहीं देता है। डर के बारे में, लेकिन अब तो नक्सलियों पे बड़ा प्रहार हुआ है, तो अब थोड़ा डर खत्म होगा कि अभी भी डर रहेगा? है ना, सबको ये डर है, अभी भी रहेगा डर। हाँ। अभी भी है, इसलिए रहेगा। तो ये देखिए, डर की वजह से ये वोट नहीं देते और बहिष्कार की खबरें यहाँ बार बार आती है। हालांकि अभी नक्सलियों पे बड़ा प्रहार हुआ है, बावजूद इसके कह रहे हैं कि अभी भी पैठ चुकी नक्सल इलाकों में नक्सलियों की रहती है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, कांकेर। दोस्तों, नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन का सुपर हीरो कोई है तो उसका नाम है लक्ष्मण केवट। लक्ष्मण केवट यानी एंटी नक्सल ऑपरेशन के महारथी। जिस ऑपरेशन में लक्ष्मण है, समझिए नक्सलवादियों के अंत की गारंटी है। लक्ष्मण केवट छत्तीसगढ़ पुलिस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, डीआरजी टीम के ऑफिसर है। डीआरजी छत्तीसगढ़ पुलिस की स्पेशल यूनिट है जिसका गठन ही नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हुआ था। अब तक लक्ष्मण केवट 40 से ज्यादा नक्सलियों का एनकाउंटर कर चुके हैं। उनके साहस, उनकी दिलेरी और उनके शौर्य को राष्ट्रपति ने भी सलाम किया है। एक बार नहीं, 6 बार उन्हें राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, अब मैं आपको उस डीआरजी के बारे में बताता हूं जिससे लक्ष्मण केवट जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जुड़े हैं। डीआरजी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। इसके गठन का मकसद था नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देना है। इनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि इस दस्ते में नक्सल प्रभावित क्षेत्र के आदिवासी युवा शामिल होते हैं जिन्हें उस एरिया का पूरा अनुभव होता है। और इनकी सबसे बड़ी मजबूती यह है कि इस ग्रुप में ऐसे नक्सलियों को भी शामिल किया जाता है जो पुलिस के सामने समर्पण कर चुके हैं। ये बड़ी बात है दोस्तों। फैक्ट्स देखिए दोस्तों, अब फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। 2004 में 1533 नक्सली हमले देश में हुए थे। जब हम नक्सलियों से बात करने में व्यस्त थे, तब दैट इज 2009 में ये बढ़ के 2258 तक पहुंच गए दोस्तों। जब से हमने नो कॉम्प्रोमाइज ऑन रेड टेरर की फिलॉसफी अप्लाई करी दोस्तों, आज 2023 में जो लास्ट डेटा गवर्नमेंट का हमारे पास है, उसमें ये नक्सली घटनाएं घट के सिर्फ और सिर्फ 250 रह गई दोस्तों। 2023 में सिर्फ 250 रह गई। पिछले 5 सालों में नक्सल हमलों में 36% कमी आई है और मासूमों की जान जाने में 60% कमी आई है। मतलब ये लाल आतंक खत्म होने की स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। नक्सलवाद पर अभी भारत का सबसे बड़ा प्रहार है। दोस्तों, मैं दूसरे सवाल पे आना चाहता हूं जिसका सवाल का जवाब आप मुझसे जानना चाहते हैं। दोस्तों, मैं एक बात स्पष्ट मानता हूं कि मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। जो मेहनत करता है उसको सफलता मिलती है। दोस्तों, यूपीएससी रिजल्ट में जिहाद की बात कौन कर रहा है? ये सोशल मीडिया पे जब से यूपीएससी का रिजल्ट आया है, तब से यहां पे जिहाद की बात हो रही है और हिंदू मुसलमान ढूंढने की बात हो रही है। और ये हिंदू मुसलमान कौन ढूंढ रहा है, इसको मैं आपको बताऊंगा और इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं और ये मेरा सवाल है पूछने के लिए कि दोस्तों, यूपीएससी के रिजल्ट में जिहाद की बात क्यों? आखिर क्यों? देश की सबसे प्रतिष्ठित और देश की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी सिविल सेवा परीक्षा के रिजल्ट घोषित हो चुके थे दोस्तों। इस बार 1016 कैंडिडेट्स का चयन हुआ यूपीएससी द्वारा। इन 1016 कैंडिडेट्स में से यूपीएससी के रिजल्ट में पूरे हिंदुस्तान की झलक देखने को मिलती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि इसमें सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। कोई जम्मू से, कोई उड़ीसा से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई राजस्थान से, कोई बंगाल से। मतलब यूपीएससी में पूरे देश के लोग चुनकर आते हैं और बाद में यही लोग जाकर देश सेवा में अधिकारी बन के अलग अलग जगह, अलग अलग विभाग में तैनात होते हैं। लेकिन कुछ लोग यूपीएससी के रिजल्ट में मजहब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिजल्ट को भी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। कल सोशल मीडिया पर यूपीएससी जिहाद और मुस्लिम छात्र जैसे शब्द ट्रेंड हो रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश यूपीएससी में 51 मुस्लिम कैंडिडेट सफल हुए इस बार और टॉप 100 में 5 मुस्लिम उम्मीदवार आए दोस्तों। पिछली बार यूपीएससी में सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों की में मुसलमानों की संख्या 29 थी। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर कुछ लोग मेरिट लिस्ट में भी मजहब ढूंढ रहे हैं। मेरा मानना स्पष्ट है दोस्तों कि मेहनत का कोई मजहब नहीं होता और यूपीएससी पे हमें विश्वास करना चाहिए। देखिए ये कंट्रोवर्सी कैसे आगे बढ़ी और मजहब कौन ढूंढ रहा है, एक रिपोर्ट में।
सोशल मीडिया पर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा रिजल्ट में जिहाद ढूंढने की कोशिश हो रही है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा को हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही है। दरअसल यूपीएससी के रिजल्ट में इस बार पिछली बार के मुकाबले ज्यादा मुस्लिम अभ्यर्थी सफल हुए, तो सोशल मीडिया पर हिंदू मुस्लिम वाली बहस छिड़ गई। साहिल रिजवी नाम के एक एक्स यूजर ने सफल मुस्लिम अभ्यर्थियों वाली खबर टैग करते हुए लिखा, यूपीएससी जिहाद, और उसके नीचे लिखा है, सभी मुस्लिम छात्र छात्राओं को बहुत बहुत मुबारकबाद। विक्रम मणि तिवारी नाम के एक्स यूजर ने भी यूपीएससी रिजल्ट को धार्मिक रंग देने की कोशिश की है। इन्होंने लिखा है, इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स देने के निर्देश पहले से हैं, बेसिर पैर की बात लिखने वालों की कमी नहीं। वाहिद चौधरी नाम के एक्स यूजर ने मुस्लिम अभ्यर्थियों के सफल होने का श्रेय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लागू आरक्षण को देने की कोशिश की है। यूपीएससी रिजल्ट में धर्म देखने वालों को उन लोगों को सुनना चाहिए जिन्होंने धर्म से नहीं, अपनी मेहनत से यूपीएससी का सपना सच कर दिखाया है। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मैं तैयारी 2021 से कर रही हूँ, तो अभी 3 साल हो चुके हैं और चैलेंजिंग रहा है ऑफ कोर्स ये पाथ, क्योंकि बहुत आइसोलेशन में रहना होता है, अकेले रहना होता है, सोशल लाइफ पे बहुत सैक्रिफाइस करना होता है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझती हूँ कि फैमिली और फ्रेंड्स ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया इस जर्नी में। मेरा ये 4th अटेम्प्ट था, तो बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे मैंने, पर ऑन एन एवरेज मैंने 7 to 8 आवर्स पढ़ाई की, और जब मेंस का एग्ज़ाम बहुत पास आ गया था तो 15-16 आवर्स लग जाते थे पढ़ाई में। सेल्फ बिलीफ बहुत ज़रूरत है। सौरभ गुलजारी नाम के एक एक्स यूजर ने भी यूपीएससी रिजल्ट में सांप्रदायिक रंग ही देखा। उसे रिजल्ट में सफल सभी 1016 अभ्यर्थी नहीं दिखे, सिर्फ 50 से ज्यादा मुस्लिम छात्र ही नजर आए। फिरदौस फिजा नाम की एक्स यूजर ने मुस्लिम अभ्यर्थियों को तहे दिल से मुबारकबाद दी है और बाकायदा उन मुस्लिम अभ्यर्थियों के नाम साझा किए हैं। ये पोस्ट उन प्रतिभाशाली युवाओं का अपमान है जिन्होंने वर्षों की मेहनत के बाद ये सफलता हासिल की है। यूपीएससी के रिजल्ट में मुस्लिम अभ्यर्थियों की सफलता का आंकड़ा उन विदेशी मुल्कों को करारा जवाब है जो भारत को अल्पसंख्यकों पर ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने कई बार मुस्लिमों की स्थिति पर भारत को नसीहत देने की कोशिश की है। ये आंकड़ा उस अमेरिका को जवाब है जो पाकिस्तान अपने देश में तो अल्पसंख्यकों को सुरक्षा नहीं दे पाता और भारत पर सवाल उठाने की कोशिश करता है। यूपीएससी का ये रिजल्ट उस पाकिस्तान को करारा जवाब है। यूपीएससी के रिजल्ट को धर्म के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? मेहनत तो मेहनत होती है, चाहे वो हिंदू करे या फिर मुस्लिम। देश में सबके लिए समान अवसर हैं, जिसने मेहनत की उसे सफलता मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, बुद्धि और चरित्र यही सच्ची शिक्षा का लक्ष्य है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के ये शब्द शिक्षा के महत्व को समझाते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि किसी भी रिजल्ट को धार्मिक नजरिए से देखना सही नहीं है और ये मेहनत का अपमान है और हमें हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, 500 वर्ष बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने हमारे प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में सूर्य तिलक के साथ रामनवमी मनाई गई। दोस्तों, इस समय आप सूर्यवंशी रामलल्ला के सूर्य तिलक की तस्वीर देख रहे हैं। दोपहर 12:01 पर राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलल्ला का सूर्य तिलक हुआ। 5 मिनट तक रामलल्ला के मस्तिष्क पर सूर्य की किरणें पड़ती रही। ऐसा संभव हुआ वैज्ञानिक तकनीक से, जिसके बारे में मैंने आपको कल ही विस्तार में बताया था। जिस समय रामलल्ला का सूर्य तिलक हो रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के नलबाड़ी में चुनावी रैली कर रहे थे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो सूर्य तिलक की तरह मोबाइल का फ्लैश निकाल के उसको नजारे को लाइव देखें। उस सूर्य तिलक की तरह हम भी अपने मोबाइल का फ्लैश निकाल करके, फ्लैश चालू करके, सब लोग अपने मोबाइल का फ्लैश चालू करें। सब लोग, भले दिखाई नहीं देगा लेकिन आप करें। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में पीएम मोदी रामलल्ला का सूर्य तिलक होते देख रहे हैं। वो हेलीकॉप्टर में बैठे हैं और अपने आईपैड पर रामलल्ला का सूर्य तिलक देख रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस दौरान वो खाली पैर थे, उन्होंने जूते उतार रखे थे। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई। अब मैं आपको रामनवमी पर विपक्ष की बात भी दिखाना चाहता हूं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली।
दोस्तों निकाली, जरूर निकाली। हैदराबाद से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने भी रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली। पर इसके पहले मैं विपक्ष ने रामनवमी पर क्या किया, क्या आज विपक्ष ये मान गया कि प्रभु श्री राम के बिना उनका गुजारा नहीं है? देखिए, किसी ने शोभा यात्रा निकाली, किसी ने अपने मैनिफेस्टो में राम भगवान का जिक्र किया, आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, टीएमसी ने शोभा यात्रा निकाली, पर साथ में ममता बनर्जी ने यह भी ट्वीट किया कि पीस बना के रखिए, शांति बना के रखिए। तो एक सॉफ्ट तुष्टीकरण देखने को मिला। दोस्तों ये तो हो गई विपक्ष की बात। वहीं हैदराबाद से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने भी रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली। ये तस्वीर उसी शोभा यात्रा की है। हैदराबाद के रास्ते से राम जुलूस निकला, ये शोभा यात्रा निकाली गई। हैदराबाद को असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ भी माना जाता है और वहां से इस बार बीजेपी ने हिंदुत्व फायर ब्रांड लीडर माधवी लता को चुनाव मैदान में उतारा है। शोभा यात्रा के दौरान टी राजा सिंह ने कुछ बड़ी बात कही। आने वाले समय में तेलंगाना राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। उनको पता चल गया है जिस दिन सरकार बनेगी तुम दोनों चूहे भाइयों को पिंजरे में बंद करके, तुम्हें प्यार है ना पाकिस्तान से, उस पाकिस्तान में तुम दोनों भाइयों को फेंकेंगे। अरे राम जी तो सबके है भाई। हम अगर राम जी के नाम पर वोट अगर मांगते हैं जैसा तुम कह रहे हो तो तुम भी मांगो। अरे तुम्हारी सोनिया गांधी तो, राहुल गांधी तो काल्पनिक बताया है हमारे राम जी को। अगर राम जी काल्पनिक होते तो अयोध्या में उनका जन्म ना होता, अयोध्या में आज भव्य मंदिर ना बनता। राम जी काल्पनिक नहीं है, राम जी सत्य है। और जब तुम, ठीक है तुम तो अंग्रेज हो, तुम मरोगे तो क्या राम राम सत्य कहोगे, लेकिन जो भी कांग्रेसी मरेगा वो राम राम के नाम पे ही शमशान वाटिका तक जाएगा। दोस्तों प्रभु श्री राम हमारे भारत का प्राण है, वो हमारे भारत की आस्था है, वो हमारे भारत की सनातन संस्कृति की धरोहर है। दोस्तों मैं अपने अगले सवाल पे आना चाहता हूं। भाई क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से 400 पार का नारा दिया है, क्या कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज हो गई है? दोस्तों ये मैं इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर चुनावी रैली में 400 पार सीटों का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस के नेता बीजेपी की सीटों की भविष्यवाणी करने लग गए। दोस्तों राहुल गांधी ने आज गाजियाबाद में अखिलेश यादव के साथ में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें 2 लड़के वापस से आए। इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने इस बार बीजेपी को 150 सीट्स मिलने की भविष्यवाणी की। तो कुछ देर बाद सहारनपुर में प्रियंका गांधी जी ने बीजेपी के लिए 180 सीटों की भविष्यवाणी कर दी और कुछ ही घंटों बाद शशि थरूर ने राहुल गांधी के आंकड़े से 2 गुनी सीटें मिलने का अनुमान जता दिया। मतलब मोदी के नंबर पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी में कंफ्यूजन और डर पैदा हो गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि कांग्रेस के नेता अपनी सीट की भविष्यवाणी नहीं कर पा रहे। दोस्तों बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट। अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लें। Look, I don't have any specific numbers to estimate. I mean, they must have done surveys that I've not done. But I'm 100% sure that the BJP is not coming anywhere near 300. The majority they've got now, they're going to lose their majority, that's pretty sure. दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी साथ में यह भी कहती है कि ईवीएम से अगर चुनाव होगा तो भाजपा 400 भी पहुंच सकती है और ईवीएम से चुनाव अगर सही तरीके से होगा तब जाके वो 180 तक आ सकती। मतलब एक बैकअप प्लान ऑलरेडी ईवीएम पे हार का ठीकरा फोड़ने का रेडी कर दिया गया। दोस्तों अब मैं अपने सवाल पे आना चाहता हूं, अगला सवाल जो आपने मुझसे पूछा। दोस्तों इससे पहले मैं आपको दुबई की तस्वीर दिखाऊंगा। भाई ये दुबई में बाढ़ की तस्वीर है। मंगलवार को दुबई में इतनी भयंकर बारिश हुई कि चंद घंटों में पूरा दुबई शहर तालाब बन गया। दोस्तों भारी बारिश के कारण दुबई की रफ्तार थम गई।
सड़कों पर पानी भर गया। एक साल में ये तीसरी बार है जब दुबई में ऐसी भयानक बाढ़ आई है। दोस्तों, मेरा अगला सवाल दुबई से ही जुड़ा हुआ है कि आखिर क्यों दुबई डूबी। ऐसा समझने के लिए मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाऊंगा। एयरपोर्ट के रनवे पर पानी ही पानी। मॉल के अंदर पानी। सड़कों पर पानी और ट्रैफिक जाम। दुबई में मूसलाधार मुसीबत। जिस शहर में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है, उस दुबई के हाल देखिए। दुबई में मंगलवार को हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश पूरे शहर के लिए आफत बन गई। मंगलवार को दुबई में मॉनसून ने तूफानी तांडव दिखाया था। घने बादलों ने दुबई पर ऐसा डेरा जमाया कि दोपहर में ही रात हो गई। इसके बाद तो तेज हवाओं के साथ इतनी जोरदार बारिश हुई कि चंद घंटों में ही दुबई में सैलाब आ गया। ये दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बारिश के कारण एयरपोर्ट के रनवे पर विमानों की जगह पानी ने ले ली। रनवे पर 2 फीट तक पानी भर गया। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा टावर के सामने की तस्वीरें देखिए, जहां तेज बारिश के बाद हाईटेक इलाके की तस्वीर ही बदल गई। कई फीट तक पानी भर गया। बारिश ने शानदार शहर की हालत खराब कर दी। हर ओर सैलाब का कब्जा दिखाई दे रहा है। तेज बारिश के बाद पार्किंग के अंदर भारी जल जमाव हो गया। हर ओर सिर्फ और सिर्फ पानी देखिए। पार्किंग का पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया। मंगलवार को मूसलाधार बारिश हुई। सड़कों से लेकर घरों तक को अपनी चपेट में ले लिया। बारिश का पानी लोगों के घरों तक में घुस गया। सड़क पर समंदर जैसा मंजर। कई गाड़ियां पानी की तेज धारा में बहती चली गईं। सड़कों पर मानो सैलाब काल आ गया। जरा देखिए कैसे बस, कार पानी की गिरफ्त में हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां पानी में तैरती नजर आईं। दुनिया के सबसे एडवांस शहरों में से एक दुबई से आई ये तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली हैं। सिर्फ यूएई ही नहीं, बल्कि यूएई के पड़ोसी देश ओमान में भी बारिश ने अपना तांडव दिखाया। प्रचंड वेग से बहते इस सैलाब को देखिए। ये सैलाब सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। ओमान में भारी बारिश के बाद आए फ्लश फ्लड ने सड़कों के बीच में समंदर सा मंजर दिखा दिया। जिन देशों के बारे में कहा जाता है कि वहां रेगिस्तान है, वहां बारिश दूर दूर तक नहीं होती, जहां पानी दिखना मुश्किल है, उन देशों में पानी ने ऐसी बर्बादी मचाई है जिससे दुनिया भर के वैज्ञानिक भी हैरान और परेशान हैं। सवाल है कि आखिर रेतीले और बंजर जमीन वाले देशों में अचानक से पानी ने इतना विकराल रूप कैसे दिखा दिया। इसकी वजह है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग वो तरीका है जिसका इस्तेमाल कर कृत्रिम बारिश कराने के लिए किया जाता है। क्लाउड सीडिंग में हवाई जहाज से बादलों पर सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस छोड़ा जाता है, जिसके बाद बादलों से बारिश होने लगती है। दुबई में सोमवार मंगलवार को कृत्रिम बारिश करवाई गई थी। आशंका जताई जा रही है कि क्लाउड सीडिंग में लापरवाही से ज्यादा बारिश हुई। दुबई के साथ साथ ओमान भी क्लाउड सीडिंग करवाता है, क्योंकि कुदरती तौर पर खाड़ी देशों में बारिश बहुत कम होती है।
जिसकी वजह से वहां रेगिस्तान और बंजर जमीनें हैं। लेकिन तकनीक का इस्तेमाल कर पिछले कुछ सालों से दुबई अपने देश में कृत्रिम बारिश करवा रहा है। सोमवार और मंगलवार को दुबई में 7 बार क्लाउड सीडिंग की गई थी, जिसकी वजह से 2 साल के बराबर की बारिश 24 घंटे के अंदर ही हो गई। आमतौर पर दुबई में साल भर में 3 इंच बारिश होती है, लेकिन 24 घंटे में ही 6 इंच से ज्यादा बारिश हो गई। बहुत मुमकिन है कि क्लाउड सीडिंग में गड़बड़ी हुई हो, जिसका असर यहाँ के मौसम पर दिख रहा है। दुबई जो अपनी चमक धमक और ऊंची ऊंची इमारतों के लिए मशहूर है, वहां का ड्रेनेज सिस्टम भी इस तरह की बारिश के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दुबई में 1200 किलोमीटर लंबा सीवरेज पाइपलाइन नेटवर्क है। दुबई में 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, लेकिन दुबई जैसे आधुनिक शहर के लिए सीवरेज पाइपलाइन का ये नेटवर्क नाकाफी है। बुर्ज खलीफा में सीवेज सिस्टम मौजूद नहीं है। बिल्डिंग से निकलने वाली गंदगी को रोज ट्रकों से भरकर निकाला जाता है और शहर के बाहर डिस्पोज किया जाता है। दुबई में भीषण बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात और ओमान में फ्लैश फ्लड के कारण 18 लोगों की मौत ये बताती है कि खाड़ी के देश भले ही चमक दमक में दुनिया में आगे हों, लेकिन सीवेज सिस्टम में अंदर से खोखले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, जब से ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं, तब से पाकिस्तान में जश्न का माहौल है। इस्लामाबाद में शहबाज के मिनिस्टर ने ईरान का पक्ष लिया तो पाकिस्तानी लोग इजराइल से लड़ने की बात करने लगे। ये भिखारी दोस्तों। इसी पर मेरा अगला सवाल है कि क्या ईरान इजराइल के बीच की जंग में पाकिस्तान बेवजह मारा जाएगा? दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पाकिस्तान में माहौल एकदम इसी कहावत जैसा है। दोस्तों, पाकिस्तान की बात करेंगे उससे पहले मैं आपको ईरान में हथियारों की एक परेड दिखाना चाहता हूं। आज ईरान ने अपनी मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट के सहित कई खतरनाक हथियारों की परेड निकाली। खास बात यह है कि यहां ज्यादातर मिसाइलें और ड्रोन दिखाई दी। दावा है कि ऐसे ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया जाएगा। इसके अलावा यहां रूस से खरीदा गया एयर डिफेंस सिस्टम भी नजर आया। दोस्तों, जंग के माहौल के बीच आप ऐसे ईरान का शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं। दिस इज एग्जैक्टली लाइक अ शक्ति प्रदर्शन। दोस्तों, ईरान इससे पहले इजराइल पर हमला कर चुका है, इसीलिए ईरान की तस्वीरों से दुनिया को टेंशन हो रही है। हालांकि ये सब देखकर पाकिस्तानी बहुत खुश हैं, मानो उनके मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। आज की स्पेशल रिपोर्ट में ईरान इजराइल झगड़े पर पाकिस्तानियों के बड़बोले बयान देखिए, जिसे देखकर दुनिया भी हंसी रोक नहीं पा रही। दोस्तों, ईरानी मिसाइल हमले के बाद पाकिस्तान की हालत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी है। इस्लामाबाद को ना ईरान से मतलब है ना ही इजराइल से, पर पाकिस्तान में ऐसे बयानवीर मौजूद हैं जिनकी बातें सुनकर दुनिया की हंसी छूट रही है। जब इजराइल पर मिसाइलें गिरी तो पाकिस्तानियों ने तालियां बजाई, जश्न मनाया। इजराइल ईरान जंग को लेकर पाकिस्तान में अजब सा माहौल है। बयान सुनेंगे तो पाकिस्तानियों की सोच पर तरस आएगा। पाकिस्तानी एक्सपर्ट खुद कैमरे पर बता रहे हैं कि कटोरा वाले पाकिस्तान को ईरान समेत कोई मुस्लिम देश भाव तक नहीं देता, पर पाकिस्तानी सुनने को तैयार नहीं। सिर्फ 2 महीने पहले ईरान ने पाकिस्तानी सीमा में घुसकर पाकिस्तान के आतंकियों पर हमला किया। बाद में पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमले का दावा किया। तब पूरा पाकिस्तान ईरान के खिलाफ था और आज वहां ईरान के लिए कसीदे पढ़े जा रहे हैं। पाकिस्तान की बड़बोली जनता बयान पर बयान दे रही है, पर अगर पाकिस्तान ने गलती से भी इजराइल से पंगा लिया तो वो मौत में मारा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऐसा लग रहा है मानो पाकिस्तान में कॉमेडी सर्कस चल रहा हो। 2 महीने पहले तक पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। अचानक पाकिस्तान का मन ईरान के लिए क्यों बदल गया? तो उसकी वजह पाकिस्तान ईरान के बीच हुआ एक समझौता है। दोस्तों, 2009 में पाकिस्तान ईरान के बीच गैस पाइपलाइन समझौता हुआ था, जिसके जरिए ईरान से पाकिस्तान को गैस सप्लाई की जाती थी। 2014 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का टारगेट था। हालांकि 2024 तक भी ये शुरू ही नहीं हो पाया। कुल मिलाकर 10 साल की देरी हो गई और प्रोजेक्ट रुकने की वजह सिर्फ एक, दोस्तों, ये भिखारी पाकिस्तान। 900 किलोमीटर की पाइपलाइन ईरान ने अपनी सीमा में तैयार कर ली है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इलाके में प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं किया। अगर ईरान इस मुद्दे को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में जाता है दोस्तों, तो 1 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना पाकिस्तान पर लगेगा।
ईरान ने अब तक ऐसा नहीं किया है और अगर पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट पूरा किया तो उसके खिलाफ अमेरिका के प्रतिबंध लग जाएंगे। या पाकिस्तान के लिए दोस्तों वो ऐसी स्थिति हो गई कि भाई अगर आगे जाए तो कुआं और पीछे जाए तो खाई। दोस्तों, पाकिस्तान एक तरफ इजराइल से लड़ने की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ उसके अपने मुल्क को ही बेच रहा है। दोस्तों, पिछले 10 सालों में पाकिस्तान एक एक पैसे के लिए तरस रहा है और इसी पर मेरी अगली रिपोर्ट है और जो सवाल आपने मुझसे पूछा उसका जवाब मैं दूंगा कि क्या सऊदी अरब के सामने पाकिस्तान की सेल लग गई है, क्या पूरी तरीके से बिक चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान की बातों से साफ हो गया है कि सऊदी अरेबिया बदल गया है। अब वो पाकिस्तान पर भरोसा ही नहीं करता है। कौन करेगा इन पे भरोसा दोस्तों। इसीलिए पाकिस्तान की पूरी कोशिश के बाद भी सऊदी विदेश मंत्री ने इस्लामाबाद में खड़े होकर कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। ये पाकिस्तान को लगा पहला झटका। इसके बाद पाकिस्तान को दूसरा शॉक लगा, सेंटर शॉक वाला, जब सऊदी अरेबिया की सरकार ने पाकिस्तान को साफ कर दिया कि अगर उसे पैसे चाहिए तो कंपनियों को बेचना पड़ेगा। यानी अब शहबाज शरीफ को पैसे लेने के लिए सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी सऊदी अरेबिया को देनी होगी। पहले पाकिस्तान को एक बार रिक्वेस्ट करने पर पैसे मिल जाते थे, अब जमाना बदल गया है दोस्तों। एक ही पल में पाकिस्तान सऊदी रिश्तों में वक्त और जज्बात दोनों बदल गए। सऊदी अरेबिया के फैसले पर पाकिस्तान कैसे आंसू बहा रहा है ये रिपोर्ट में देखिए। पर इसके पहले मैं ये आंसू आपको दिखाऊं क्योंकि मुझे पता है कि आप इंतजार कर रहे हैं आंसुओं का। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। पाकिस्तान हाथ फैलाए खड़ा है। कुछ दिनों बाद ही ये हो भी सकता है कि पाकिस्तान के 25% हिस्सों पर सऊदी अरेबिया का कब्जा होगा दोस्तों। 50% पर चीन का कब्जा होगा और बाकी 25% पर यूएई, कतार जैसे देश कंट्रोल करेंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं? फरवरी 2024 में पाकिस्तान इंटरनेशनल अलायंस को बेचने का फैसला लिया गया था। इसके पहले कतर सरकार के साथ इस्लामाबाद, कराची, लाहौर एयरपोर्ट देने की बात करी चली गई थी। जून 2023 में अबू धाबी से एक ग्रुप को कराची बंदरगाह देने का फैसला किया गया था। पिछले साल पाकिस्तान के पास पैसे की इतनी कमी थी कि उसने अमेरिका में अपने दूतावास की बिल्डिंग सेल कर दी थी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान सरकार ने कानून बनाए रखने के लिए सरकारी संपत्ति बेचने का फैसला कर लिया था क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था और उसको भी कोर्ट में तब्दील नहीं कर पाए। दोस्तों, मैंने आज आपके सामने एक बात तो स्पष्ट कर दी कि ये पाकिस्तान नीचे गड्ढे में जा रहा है। एक समय याद करिए दोस्तों, लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक सांस में बोलते थे। आज लोग हिंदुस्तान अमेरिका, हिंदुस्तान यूके और हिंदुस्तान और चीन की बात करते हैं। यह भारत की शक्ति, और वहीं पाकिस्तान भिखारी का जैसे एक कटोरा लिए हर जगह घूम रहा है। इसीलिए अपने कर्म सही रखने चाहिए, भले कोई इंसान हो या मुल्क। मेरे साथ दोस्तों, आपके सवाल में जुड़े। यहां सवाल आप पूछते हैं, जवाब मैं देता हूं। नमस्कार।